2019 का चुनाव सपा बसपा ने गठबंधन में लड़ा। सपा 7 सीटों पे लड़ी, बीएसपी 6 सीटों पे लड़ी, लेकिन दोनों मिलके भी बीजेपी को हरा नहीं पाए। लेकिन इस बार कन्नौज में कमान खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव उतर गए हैं, संभाल ली है, और वो इटावा, कन्नौज, हरदोई, मिश्रिक, उनका मानना है कि वो जब वो कन्नौज से लड़ रहे हैं तो आसपास की सीटों पर काफी फर्क पड़ेगा, उन्नाव और कानपुर भी। आप क्या देख रहे हैं, कितनी चुनौती है बीजेपी के सामने इन 13 की 13 सीटों को वापस गेन करने की 24 में, और अखिलेश यादव को फिर से सुब्रत पाठक हरा पाएंगे, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ गई है जी, बहुत धन्यवाद मुझे इस चर्चा में जोड़ने के लिए आदरणीय पुष्कर सर। देखिए, 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 13 सीटों पर जीत दर्ज की थी और बड़े अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज की। बिल्कुल। हम अपना विजय रथ अपना इसी दुगनी गति से आज हमारा विजय रथ चल रहा है और हम इन 13 की 13 सीटों पर बहुत आगे हैं। और ये 2019 में तब हमने ये 13 सीटें जीती थी जब सपा, बसपा और आरएलडी का अलायंस था। आज बसपा अलग लड़ रही है, आरएलडी हमारे साथ है और चौधरी चरण सिंह जी का जो सम्मान हुआ है उससे पूरे देश का किसान आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। और साथ ही साथ कन्नौज की अगर हम विशेष रूप से बात करें तो आप अखिलेश यादव जी को और डिंपल जी को बहुत अलग नहीं कर सकते। पिछली बार डिंपल यादव जी ने यहाँ पर चुनाव हारा था सुब्रत पाठक जी से, और इस बार अखिलेश यादव जी स्वयं लड़ रहे हैं और पिछली बार भी अखिलेश यादव जी ही सामने से चुनाव लड़ रहे थे। उसके बावजूद उनके नेतृत्व में कन्नौज की सीट भारतीय जनता पार्टी, जो कि 1988 से समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती थी, 2019 में उस गढ़ को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के पास कन्नौज सीट भी आ गई। तो आज चाहे मैदान में है और किस तरीके से कंफ्यूजन भी था। देखिए, अखिलेश यादव जी भी डर रहे थे मैदान में आने से, और यही कारण है कि पहले उन्होंने तेज प्रताप यादव जी का कैंडिडेचर घोषित किया। फिर उनको समझ में आया कि नहीं, तेज प्रताप यादव जी को तो कन्नौज की जनता ही ने ही जानने से और उनके कार्यकर्ताओं ने ही अपनाने से इनकार कर दिया, तो उनको खुद मैदान में आना पड़ा। और पिछली बार आदरणीय डिंपल जी मैदान में थी, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा था। सुब्रत पाठक जी ने अच्छे जो है अंदर से जीत दर्ज की, जो कि सपा का गढ़ था। तो सपा में का गढ़ ये टूट चुका है 2019 में, और 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जी का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुशासन है, जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो पलायन के लिए जाना जाता था, जो लव जिहाद के लिए जाना जाता था, जो कि माफियाओं से ग्रसित था, जहां पे बेटियां बाहर नहीं निकल सकती थी, आज वो सुशासन के लिए जाना जाता है। और जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार जनता के बीच में जाकर अपने 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड रख रहे हैं और साथ ही साथ आने वाला विजन रख रहे हैं, उससे जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। और मैं एक बात और विशेष रूप से कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी, देखिए, एक होता है परिवारवाद, दूसरा होता है परिवारवाद का विस्तारवाद। समाजवादी पार्टी ने परिवारवाद का विस्तारवाद कर दिया है, और जिस तरीके से कन्नौज में तो समाजवादी पार्टी के अपने परिवार के लोग, बदायूं में तो अपनी समाजवादी पार्टी के परिवार के लोग, तो जनता भी वहां की, या विशेषकर जो जिस वर्ग विशेष का वोट के लिए समाजवादी पार्टी जानी जाती है, आज उसके मन में भी बड़ा प्रश्न है कि क्या समाजवादी पार्टी में कोई भी परिवार से बाहर का यादव योग्य नहीं है। आज वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी देख रहा है कि किस तरीके से मोहन यादव जी की योग्यता के आधार पर उनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये सभी कारण जनता इनको देख रही है, और हम 13 की 13 सीटों पर फिर से अपना विजय अभियान दोहराने जा रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। कुल मिलाके एसके दुबे जी, ये जो चरण है ना, इसमें बड़ी चुनौती है। आपने इस बार 19 से पलट
कांग्रेस से गठबंधन कर लिया है। लेकिन जो मैं आंकड़े देख रहा हूं इन 13 सीटों पे, कन्नौज पे ही आपसे सवाल पूछूंगा। बड़ा तीखा हमला किया है ऋचा सिंह ने, बोली परिवारवाद छोड़िए, अब तो परिवारवाद के विस्तारवाद में चले गई है समाजवादी पार्टी। और तेज प्रताप को जनता और छोड़िए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही अपनाने से छोड़ दिया था, इसीलिए डरते डरते आए हैं। एक अमेठी में भी आरोप लगा राहुल गांधी पे कि डर गए, और अखिलेश यादव पर भी विपक्ष कहे या बीजेपी कहे यही आरोप लगा है कि डरते डरते आए हैं अखिलेश यादव। पहले आप कन्नौज पे बताइए, और जो 13 सीटें में एक भी सीट नहीं है और 80 हार का नारा दे रहे हैं अखिलेश यादव, वो क्या करेंगे? यहाँ तो 1.5 लाख, 2 लाख, 2,75,000, मतलब इससे नीचे 1 लाख, 1,55,000, मतलब 2,18,000 से लखीमपुर, जहाँ आज अखिलेश यादव गए थे, बोले थार पे चढ़ाने वालों को जनता बाहर करेगी। जो मतलब सामने आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं, ये तो बड़ा मार्जिन है, इसको कैसे निपटेंगे? और आपकी तो बसपा भी नहीं है, और कांग्रेस जो है वो 2.13% वोटों के साथ आपके वोट में जुड़ रही है। देखिए, राजनीति में हार और जीत तो चलती रहती है। बिल्कुल। एक समय था कि भारतीय जनता पार्टी को कभी ये उम्मीद नहीं थी कि 2014 में वो इतनी जबरदस्त तरीके से सत्ता ग्रहण करेगी, लेकिन हुआ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। 2019 में उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, लेकिन क्यों, आखिरकार क्यों हुआ? उसका एक रीजन था कि 2014 में जब आए तो लोगों को एक आशा थी, और यूपीए सरकार में जो घोटाले और मतलब मीडिया ने पूरी तरीके से उसको एक ऐसे सरकार को पेश कर दिया कि लोगों को ये लगा कि भाई अभी अब सत्ता का परिवर्तन बहुत जरूरी है। सत्ता परिवर्तन हुआ, 5 साल इन्होंने जो भी किया, लोगों को एक बार फिर लगा कि चलो एक बार इनको 5 साल का मौका दिया, जैसे यूपीए को दिया था, ठीक है 5 साल और मौका हम देते हैं, और 5 साल में ये कुछ नया करके दिखाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश 5 साल और प्लस 5 साल टोटल हुए 10 ईयर, 10 साल में कोई भी ऐसा नया, सिर्फ एक डिपार्टमेंट में छोड़ता हूं, देखिए मैं विरोध पक्ष में हूं, लेकिन फिर भी इज्जत के साथ जिसने काम किया उसकी मैं तारीफ करूंगा। सिर्फ सड़क डिपार्टमेंट एक ऐसा रहा, सड़क विभाग, जो माननीय नितिन जी का है, कि उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आप ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ कहीं भी जाइए, सड़कों का जाल बिछा। लेकिन बाद बाकी अखिलेश यादव ये बात नहीं मान पाए, आपने मानी तो ये एक अच्छी चीज है। नहीं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी उनके लिए बोला है, आपने शायद वो स्टेटमेंट नहीं सुना, उन्होंने बोला कि एक ही डिपार्टमेंट में काम हुआ है। चुनाव में नहीं सुनाई दिया, इसलिए कह रहा हूं, ये बीच चुनाव की बात है। चुनाव चीज अलग है, चुनाव चीज अलग है, लेकिन जब हम डिबेट में होते हैं तब उस चीज की चर्चा करते हैं। ठीक। अब उसके बाद अब हम बाद की बात बताते हैं, परिस्थिति क्या पैदा हो गई। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता ली, उस समय लगभग 50 लाख करोड़ का कर्जा देश पे था, जो आज की तारीख में लगभग 200 लाख करोड़ का कर्जा हमारे ऊपर है। और यानी कि एवरेज अगर निकाला जाए तो लगभग 1.5 लाख रुपया बच्चा पैदा होता है तो उस पर कर्जा हो जाता है। माननीय जी, मैं समझ नहीं पाया कि आपने तो बड़े बड़े वादे किए थे, यूपीए सरकार के जितने भी स्कीम थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी तत्काल गुजरात मुख्यमंत्री, हर चीज का आपने भी वो वीडियो देखे होंगे, हमने भी देखे, जनता ने भी देखे, सब चीज का उन्होंने विरोध किया, आधार कार्ड हो या मनरेगा हो, XYZ, हर चीज का। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जब नई सरकार आती है तो वो पिछली सरकारों के ही कामों को आगे बढ़ाती है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो ही किया। खैर कोई बात नहीं। आज जनता ये जरूर पूछेगी कि भैया पेट्रोल जो 70 रुपया था वो 100 रुपया क्यों हो गया। आज जनता ये जरूर पूछेगी तब 15 रुपया 10 रुपया टमाटर था, आज 40 रुपए 30 रुपए टमाटर क्यों हो गया। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बता रहा था कि आज देश में करीब 3 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, 3 करोड़ के ऊपर।
लगभग हमने इसीलिए शब्द यूज किया। आप ये बताइए कि आखिरकार ये बेरोजगारी कहाँ जाएगी, देश मैं किस परिस्थितियों में दुबे जाएगा? जी तो दुबे जी ये सब मूल जो मुद्दे प्रश्न में हैं, लौटते हैं। ये सब ना, मैं इसका एक पूछ लेता हूं, महंगाई, पेट्रोल की कीमत और जो भी आपने गिनाया, जो वादे, आप ये जनता तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। 2022 का इलेक्शन हो गया, अगर 2014 आपने कहा, तब से सुनिए आप मेरी, 2014, 2017, 2019, 2022 और अब 2024 के मुहाने पे खड़े हैं, और इस बीच 2 बार नगर पंचायत के चुनाव और 2 बार महापालिका, नगर महापालिका के चुनाव। मतलब मुझे तो कोई ऐसा नहीं दिखाई दिया कि बीजेपी किसी बार भी 40% के नीचे आई हो किसी चुनाव में। और अखिलेश यादव अगर अपने को प्रमुख विपक्षी दल कहते हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने हर बार 17 में भी प्रयोग किया, 14 में भी प्रयोग था उनका, क्योंकि 14 में वो आरएलडी को छोड़ दिया था उन्होंने साथ, और 9 में आरएलडी इनके साथ थी, बीजेपी के साथ। आप 17 में प्रयोग करके राहुल गांधी के साथ आए, 19 में आपने राहुल गांधी के साथ छोड़ा, मायावती का पकड़ा, 22 में आपने मायावती और राहुल गांधी दोनों का साथ छोड़ा, और आपने छोटे दलों का बनाया, आरएलडी, केशव देव मौर्य, महान दल, ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा। आप 36% पहुंच पाए। मुझे ये बताइए, कोई एक स्ट्रेटजी, जो आप इतने बड़े मुद्दे बता रहे हैं, कुछ तो जमीन पे दिखेगा ना कि जनता में आक्रोश है। और जो मैं मूल मुद्दा पूछ रहा हूं, क्या अखिलेश यादव इसलिए मैदान में उतरे कि डिंपल यादव हार गई थी पिछला चुनाव सुब्रत पाठक से, इस बार वो उसी हार, या जो पुरानी जिसपे नेताजी चुन के गए, जिससे अखिलेश यादव चुन के गए, अब वो आए हैं? नहीं, उसका रीजन ये रहा, तेज प्रताप जी का जब डिक्लेयर किया, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद हैं, उनकी भाषा जिस तरीके की हुई, आप मानोगे नहीं, निश्चित तौर पर एक सांसद को ऐसी भाषा दुबे जी, हमारी लगता है आप ही से बहस हो जाएगी, मैं दूसरी जगह जा ही नहीं पाऊंगा। आपके कार्यकर्ता लखनऊ में चले गए, आप हमारे टीवी 9 यूपी यूके के पेज पे जाइए और उन तारीखों को देख लीजिए और आपको मालूम पड़ जाएगा। खुद वहां के नहीं, देखिए उस चौहान साहब हर लोकसभा या विधानसभा ये चाहती है, अगर विधानसभा का चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ता है तो वो हमारे विधानसभा से लड़े, या लोकसभा का लड़ना चाहता है तो वो हमारे विधानसभा से लड़े। हर विधानसभा या लोकसभा का कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष पूरी कमेटी चाहती है। तो ऐसा ही स्थिति कन्नौज में भी हुआ। कन्नौज के भी जिला अध्यक्ष बाद बाकी और जो कार्यकर्ता थे वो वहां गए, उन्होंने अनुरोध किया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, लेकिन वो उतना फैक्टर नहीं था। मैं आपको हकीकत की बात बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से बयानबाजी आई, उसके कारण माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, इसके लिए मैं आऊंगा। ऋचा जी, सबक सिखाऊंगा, इसके लिए मैं आऊंगा, इसके लिए आना पड़ा है। आप लोग मतलब भाषा की मर्यादा नहीं रखी, और आप लोगों ने ऐसी ऐसी टिप्पणी की कि अखिलेश यादव को मैदान में उतार दिया, और वो जो 80 सीटों पे मेहनत कर सकते थे, वो अब वो कन्नौज के आसपास आपने लाके खड़ा कर दिया उनको। 4-4, 5-5 दौरे लग चुके हैं। जी देखिए, भाषा की मर्यादा की बात समाजवादी पार्टी के मुंह से तो अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि भाषा की सारी मर्यादाएं ये लांघ चुके हैं। और जिस तरीके से ये दलितों का, महिलाओं का लगातार अपमान करते हैं, और कई बार तो अखिलेश यादव जी स्वयं महिला विरोधी जो अपमानजनक टिप्पणियां होती हैं, ऐसे आरोपियों को बचाने के लिए स्वयं डीजीपी ऑफिस चले जाते हैं। तो ये कम से कम भाषा के उपयोग की बात ना करें। लेकिन मैं दूसरी विशेष बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी, अगर ये कहा जाए कि सबसे ज्यादा भारतीय राजनीति के द्विभ्रमित नेता हैं, वो किसी सीट पर यही नहीं तय कर पाते हैं कि प्रत्याशी कौन होगा। आप देख सकते हैं कि लगातार, चाहे वो रामपुर हो, चाहे वो अन्य सीटें हो, लगातार कई बार मेरठ में प्रत्याशी बदले गए, और ये वो सीटें थी जो कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करती। रही कन्नौज की बात, तो मैं ये कहना चाहती हूँ और इनसे पूछना भी चाहती हूँ दुबे जी से कि क्या
पहले आपके जिला अध्यक्ष को जाकर निवेदन नहीं कर रहे थे कि आप हमारे यहाँ से चुनाव लड़ जाइए? क्यों तेज प्रताप को उतारना पड़ा? क्या तेज प्रताप जी को लेकर आप ये मानते हैं कि परिवारवाद का विस्तारवाद हो चुका था, तो आपने कहा कि आप यहाँ पे बस करो, अगर लड़ना है तो अखिलेश यादव जी खुद लड़े, वरना कन्नौज की लोकल यूनिट ने वही काम किया जो रामपुर की लोकल यूनिट ने किया। उन्होंने कहा कि हम चुनाव ही नहीं लड़ाएंगे। तो अखिलेश यादव जी को मजबूरी में मैदान में आना पड़ा। लेकिन विशेष बात यह है कि एक समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर अपनी सीट को भी लेकर लगातार पशोपेश में पड़ा हुआ है, तो आप ये समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की स्थिति जमीन पर क्या है। और मैं कहना चाहती हूँ कि इंडी गठबंधन की और समाजवादी पार्टी जिससे भी गठबंधन करती है उसकी गांठें इतनी कमजोर हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी का जो संगठित उत्साह है, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठित संगठन है, इसका सामना आप दूर दूर तक नहीं कर पाएंगे।